This जी, जी, रिकॉर्डिंग conference में ऑन will कर now लीजिएगा। be recorded. सबसे पहले जी माजरत, आज मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि इंटरनेट जो है ना आज बहुत ही अजीबो-गरीब चल रहा है। ना 4G काम कर रहा है, ना वो जो मेरा कनेक्शन है वो, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। बहरहाल, आप लोग मुझे ये बताइए कि कल मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूँगा। आप में से किसी एक बच्चे ने मुझे याद नहीं कराया कि सर आपने तो क्वेश्चन भेजना था। वैसे आप नॉर्मली मुझे मैसेज करके बता देते हैं कि सर वो हैंड आउट आपने नहीं भेजा, लेकिन आज माशाल्लाह किसी ने नहीं याद कराया। आपने कहा कि भाई ये ना हो याद कराएं और सवाल करना ही पड़ जाए, है ना? चलें जी। बेटा अगर मैं भूल जाऊं शाम में तो प्लीज आप में से कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके याद करा दिया करे कि सर वो आपने भेजने थे क्वेश्चन, अभी तक भेजे नहीं। ठीक है, आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैसेज किया करें, मुझे अलहदा से मैसेज कर दिया करें। चलें जी। बेटे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खवातीन को भी सेंड कर दिया है और मर्द हजरात को भी सेंड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल गया होगा। ठीक है, आप सब लोग अपने मोबाइल्स को चेक कर लीजिए। आपके व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, हर बच्चे को। कल वाला लेक्चर भी सेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास टोटल मिलाकर कुल 10-15 मिनट है इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। 1:40 हुए, तो पूरे 1:55 पे मैं आप लोगों के साथ ये सवाल डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल है, बड़ा सिंपल सा है। करना शुरू करें जल्दी से और फिर मुझे बताएं क्या होता है। ठीक है, जल्दी से शुरू करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें जी बच्चों, ये सवाल करना शुरू करें जल्दी से। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बता दूं बेटे कि ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया हुआ है। आप लोगों के पास 15 मिनट है। 1:55 पे इंशाल्लाह ताला मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा आपको। तब तक एक दफा आप अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज।
जी हमास बेटे खैरियत, आपका मैसेज आया। यस सर, वो बेटे कैलकुलेट करने हैं, वही सवाल में इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड।
जी, तो बच्चों शुरू करें। आप लोगों ने ट्राई किया सवाल? ठीक है, आवाज में वेट कर रहा हूँ, लेकिन जरा जल्दी से बेटा शुरू करें, करते हैं ताकि हम भी शुरू करें। ये आवाज क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड भी किया हुआ है। चलें जी बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सवाल। काफी मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया।
तो अब जिनका भी रहता है वो भी डिस्कस मेरे साथ साथ देख लीजिएगा। तो बेटे अब हम सवाल शुरू करते हैं। मैंने ये सवाल बेसिकली आप लोगों को करने के लिए दिया था, 20 मिनट आप लोगों को दिए अटेम्प्ट करने के लिए। अब मैं आपको ये डिस्कस करवाने लगा हूँ सवाल, ठीक है। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं सवाल रीड करता। वो कहता है डफ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जी। Demand of the product are X and Y are relatively elastic, while the demand for product Z is relatively inelastic. Each product uses the same material and same type of direct labor, but in different quantities. For many years, the company has been using full absorption costing and absorbing overhead on the basis of direct labor hours. यानी आप अपने ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पर एब्जॉर्ब करा रहे हो। सेलिंग प्राइस आर देन डिटरमिन यूजिंग द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यानी उसके बाद आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग अप्रोच के थ्रू। ठीक है बच्चों, this is common within the industry with most competitor applying standard markup। यानी पहले आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। ये है कंपनी का करंट प्रोसीजर। आगे, budgeted production and sales volume for XYZ are 20,000, 16,000 and 22,000। फिर ये सारा डाटा गिवन है और इसके बाद अब हम रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं calculate budgeted full production cost per unit for each product using Duff Company current method of absorption costing। All working should be up to 2 decimal places। तो शुरू करते हैं बेटा सवाल। आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पार्ट ए सॉल्व करने लगे। यानी आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर यूनिट। अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक्स वाई और जी। बेटा ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। तो आप मुझे बताएं एक्स का डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 25, वाई का 28 और जी का 22। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर भी गिवन है क्वेश्चन में, 30, 36, 24। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने खर्चा और कैलकुलेट करना है और वो है ओवरहेड्स का खर्चा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे वर्किंग नंबर 1। सारे बच्चे गौर से देखिएगा, वर्किंग नंबर 1। बेटा आप मुझे ये बताओ कि करंटली आप अपने ओवरहेड्स को किसकी बेस पर एब्जॉर्ब कर रहे हो? बताइए बेटा, आप अपने ओवरहेड्स को किसकी बेस पर एब्जॉर्ब करवा रहे हैं? बेटा मुझे जवाब दीजिए, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? एक सवाल 3 दफा करना पड़ेगा बेटा आप लोगों से। जी बिल्कुल, आप अपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं लेबर आवर की बेस पे। तो बेटा ओवरहेड तो आपके पास हैं, ये रहे आपके बजटेड ओवरहेड, लेकिन लेबर आवर्स नहीं गिवन कहीं पे। इसका मतलब है पहले आपको लेबर आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऐसा ही है ना बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। तो अब एक प्रोडक्ट है एक्स, एक प्रोडक्ट है वाई और एक प्रोडक्ट है जी। बेटा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ
इधर देखें, हमारे पास लेबर कॉस्ट भी गिवन है और हमारे पास लेबर का रेट भी गिवन है 12। तो अगर मैं लेबर की कॉस्ट को लेबर के रेट पे डिवाइड कर दूं तो बेटा मेरे पास आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे ना। तो मेरे पास गिवन है 30, 36 एंड 24। 30, 36 एंड 24 ये लेबर की कॉस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा लेबर के रेट के ऊपर। जैसे ही लेबर के रेट पे डिवाइड करूंगा, लेबर का रेट है 12, ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, लेबर के आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे। बताइए कितने आते हैं। एक्स के आ जाएंगे 2.5, वाई के आ जाएंगे 3 आवर्स पर यूनिट, और जेड के आ जाएंगे 2 आवर्स पर यूनिट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ यूनिट से ताकि टोटल आवर्स आ जाए। तो बेटा अब आप इधर देखो, हमारे पास एक्स के यूनिट हैं 20,000, वाई के 16,000 और जी के 22,000। तो इसके 20,000 यूनिट्स हैं, इसके 16,000 यूनिट्स हैं और इसके 22,000 यूनिट्स हैं। और ये बच्चों आप लोगों के पास आर्स आ जाएंगे। तो एक्स के आपके पास आर्स कितने आएंगे, 50,000। वाई के आवर्स कितने आएंगे, 48,000। और जी के आवर्स कितने आएंगे, 44,000। और जब हम इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। बताइए कितने आते हैं। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, अब आप कैलकुलेट करोगे ओ ए आर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो बजटेड ओवरहेड कितने किए हैं, ये 13,77,400। तो 13,77,400 के ओवरहेड्स हैं, डिवाइडेड बाय ओ ए आर 1,42,000 आवर्स। तो ये आपके पास लेबर आवर पर यूनिट आ जाएंगे। एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा कितना, 9.70 पर लेबर आवर। ये आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ गया पर लेबर आवर। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप ओवरहेड पर यूनिट निकालने। तो एक्स के ओवरहेड पर यूनिट, इसी तरह वाई के ओवरहेड पर यूनिट और जी के ओवरहेड पर यूनिट। बेटा अगर एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर हो तो इसे मल्टीप्लाई भी लेबर आर से करेंगे। तो 9.70 पर लेबर आर, और एक्स के एक यूनिट पे कितने लेबर आर लगते हैं, 2.50। ये एक्स के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे, ये बनेगा 24.25। ठीक है बच्चों, आप लोग भी मुझे चैट बॉक्स में बता रहे हैं जवाब। फिर वाई के ओवरहेड पर यूनिट है 9.70 पर लेबर आर, मल्टीप्लाई बाय वाई के एक यूनिट पे लगते हैं 3 आवर्स। बताइए कितना बनता है, 29.1। और जी के बेटा एक ओ ए आर है 9.70 पर आर, और जी के एक यूनिट पे लगते हैं 2 आवर्स। ये आ जाएगा 19.40। अब हम ये वहां लिख देते हैं, इधर देखिएगा जरा। एक्स के ओवरहेड हमारे पास आ गए 24.25, इसके आ गए 29.10 और इसके आ गए 24.25। और ये आप देखिएगा आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। अब आप मुझे बताइए एक्स की कॉस्ट कितनी आती है, वाई की कॉस्ट कितनी आती है और जी की कॉस्ट कितनी आती है।
एक्स की कॉस्ट हमारे पास आ गई 79.25, वाई की कॉस्ट हमारे पास आ गई 93.10, और जी की कॉस्ट बताएं। बेटे जी की कितनी कॉस्ट आई है? 22 प्लस 24 प्लस 24.25, 70.25। ठीक है, बिलाल, जी के ओवरहेड 19.4 है। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया है। जी के ओवरहेड कितने हैं बच्चों? 19.4। बताइए कितना बनता है? 65.40। चले जी बेटा, अब आप मुझे बताएं इसमें कोई मसले वाली बात। पार्ट ए कंप्लीट हो गया, ये तो आसान था ना। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में बच्चों वो क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऑल वर्किंग शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी अब आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जी, तो प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट जी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल की। तो बेटा एक्स का डायरेक्ट मटेरियल है 25, वाई का डायरेक्ट मटेरियल है 28 और जी का डायरेक्ट मटेरियल है 22। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पे तो एबीसी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क सिर्फ ओवरहेड पे पड़ता है। तो ये 30 है, ये 36 है और ये 24 है। अब बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो बेटा अगर आप यहाँ पे देखो तो उसने आपको बताया हुआ है हमारे 4 तरह के ओवरहेड्स हैं। मशीन सेटअप है, मशीन ऑर्डरिंग है, मशीन रनिंग है और जनरल फैसिलिटी कॉस्ट है। तो पहले हम मशीन सेटअप कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो बेटा मशीन सेटअप के लिए वो कह रहा है बेस बनानी है नंबर ऑफ बैचेस। तो शुरू करते हैं। मशीन सेटअप वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 शुरू करते हैं। बच्चों उसने क्या कहा है, सारे बच्चे गौर से देखें। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ बैचेस यूज करने हैं, आपने क्या यूज करने हैं? नंबर ऑफ बैचेस। तो पहले आपको नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेटा आप यहाँ पर अगर देखो तो उसने आपको बताया हुआ है बैच साइज। बैच साइज का मतलब होता है एक बैच में कितने यूनिट्स होते हैं। तो एक्स के एक बैच में 500 यूनिट होते हैं, वाई के एक बैच में 800 यूनिट होते हैं, जी के एक बैच में 400 यूनिट होते हैं। अब आप यहां से नंबर ऑफ बैचेस फाइंड कर सकते हो। तो देखिए पहले यहाँ पे हमें लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बैचेस। अब एक्स भी है, वाई भी है और जी भी है। तो बेटा अब आप इधर देखें,
आप मुझे बताओ एक्स के आपने कितने यूनिट बनाने हैं? 20,000। और एक बैच में कितने यूनिट बनते हैं? 500। यानी एक्स के आपने 20,000 यूनिट बनाने हैं और एक बैच में 500 बनते हैं। तो अगर आप 20,000 को 500 पे डिवाइड करोगे तो एक्स के नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। तो बेटा ये आपके पास आ गए 40 बैचेस एक्स के। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वाई का देखो तो बेटा वाई के कितनी यूनिट बनने हैं? 16,000। और एक बैच में 800 यूनिट होते हैं। तो 16,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 800। वाई के कितने बैचेस आ गए? 20 बैचेस। इसी तरह अगर आप जी के देखोगे तो बेटा जी के आपके पास है 22,000 यूनिट। और उसके एक बैच में होते हैं 400 यूनिट। डिवाइड कीजिएगा और ये 55 बैचेस आ गए। इस तरह बच्चों सबसे पहले आपने कैलकुलेट किए नंबर ऑफ बैचेस। तो आप मुझे बताएं टोटल बैचेस कितने बन गए? 115 बैचेस। शुक्रिया बच्चों। अब आप कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। तो अगर आप मशीन सेटअप का खर्चा देखो तो वो है 2,28,000 डिवाइडेड बाय 115 बैचेस। बताइए ओ ए आर कितना आता है? 1982.61 पर बैच। दो लाख 80,000 के ओवरहेड है, सॉरी। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 115, बताइए क्या बनता है बच्चों? 2434.78। ये आ जाएगा पर बैच। ये आप लोगों ने ओ ए आर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटे। अब आप कैलकुलेट करेंगे एक्स के ओवरहेड पर यूनिट। इसी तरह वाई के भी आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड पर यूनिट। और इसी तरह जी के भी आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड पर यूनिट। अच्छा अब आप मुझे बताओ एक बैच का खर्चा है 2434.78। ये एक बैच का खर्चा है। तो बेटा एक्स के नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 40। बेटा वर्किंग टू डेसिमल प्लेस तक करनी है तलहा। ठीक है उसने कहा है वर्किंग टू डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। तो बेटा एक्स के 40 बैचेस हैं। मैं 40 बैचेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स का टोटल खर्चा आ जाएगा। अब मुझे चाहिए पर यूनिट। तो मैं इसको एक्स के यूनिट्स पे डिवाइड कर दूंगा। एक्स की यूनिट है 20,000। तो बेटा बताइए एक्स का पर यूनिट खर्चा कितना आता है? 4.87 पर यूनिट। इसी तरह बच्चों हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है 2434.78 पर बैच। और बेटा कितने नंबर ऑफ बैचेस है वाई के? 20 बैचेस। इसको डिवाइड कर देंगे वाई के नंबर ऑफ यूनिट से। ये कितना बनेगा बच्चों? बेटा कितना बनेगा बताइए?
3.04। इसी तरह बच्चों अगर आप देखें 2434 एक बैच का खर्चा है, और V के हमारे पास कितने बैचेज हैं 55। ये Z का टोटल खर्चा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे Z के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, 22,000 यूनिट्स पर, ये आ जाएगा 6.09 पर यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया 4.87, 3.09, 6.09। तो शुरू करते हैं। 4.87, 3.04, 6.09। इज दैट क्लियर बच्चों? अब हमारे पास अगला खर्चा है, वो है मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उसको हमने एब्जॉर्ब करवाना है परचेज ऑर्डर की बेस पर। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, वर्किंग नंबर 3। शुरू करते हैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 3। बेटा पहले तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो X, Y और Z। बेटा अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो डेटा हमारे पास उसने बताया हुआ है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, यानी 4 ऑर्डर पर बैच होते हैं X के, 5 ऑर्डर पर बैच होते हैं Y के, 4 ऑर्डर पर बैच होते हैं Z के। अब X के 4 ऑर्डर्स हैं पर बैच, और अगर आप X के नंबर ऑफ बैचेस देखो तो वो आपने कैलकुलेट किए हुए वो कितने हैं 40। तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बैचेस आ जाएंगे, ऑर्डर्स आ जाएंगे। कितने आते हैं बच्चों 160 ऑर्डर्स। क्लियर हो गया? ऐसे कैलकुलेट करना था। फिर बच्चों इसी तरह से अगर आप Y का देखो तो 5 ऑर्डर्स पर बैच, और बेटा Y के कितने ऑर्डर कितने बैचेज हैं 20। तो बेटा ये बनेंगे 100 ऑर्डर्स। इसी तरह Z की अगर आप बात करें तो बेटा 4 ऑर्डर्स पर बैच, और बेटा Z के कितने बैचेस हैं 55। ये बन जाएंगे 220 ऑर्डर्स। तो आप मुझे बताएं टोटल कितने ऑर्डर्स बन गए बच्चों 480 ऑर्डर्स। इज दैट क्लियर? 480 ऑर्डर्स आ गए। अब आप कैलकुलेट करेंगे OAR। बड़ा सिंपल है, खर्चा आपके पास है 3,16,000 का, और अब आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर, 480 ऑर्डर्स पर। तो पर ऑर्डर खर्चा कितना आता है 658.33 पर ऑर्डर। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले कैलकुलेट किया था, अब हम कैलकुलेट करेंगे X के ओवरहेड पर यूनिट। तो बेटा आप मुझे बताओ एक ऑर्डर का खर्चा है 658.33, और X के ऑर्डर्स कितने हैं 160। ये X का टोटल खर्चा आ जाएगा।
इसे डिवाइड कर देंगे एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स पर। एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000। बताएं एक्स का ओवरहेड पर यूनिट कितने आते हैं? 5.27 पर यूनिट। इसी तरह बच्चों अब आप कैलकुलेट करेंगे वाई के ओवरहेड पर यूनिट 658.33। ये आपका एक ऑर्डर का खर्चा है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई के नंबर ऑफ ऑर्डर से, वो है आपके पास 100। ये टोटल खर्चा आ जाएगा वाई का। डिवाइड करेंगे वाई के नंबर ऑफ यूनिट से, वाई के नंबर ऑफ यूनिट है 16,000। ये आ जाएगा 4.1। बेटा 4.11 है या 4.14 है? प्लीज जरा कंफर्म कर दें। 11 है, चलें ठीक है, शुक्रिया जवाद। 4.11। इसी तरह बच्चों अब आपने कैलकुलेट करना है जी के ओवरहेड पर यूनिट। तो बेटा खर्चा है 658.33 पर ऑर्डर, और उसके ऑर्डर से 220। डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पर। 22,000 यूनिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एंड इट वुड बी 6.58। ठीक है बच्चों, तो 5.27 आ गया एक्स का, 6.58 आ गया जी का, 4.11 आ गया वाई का। यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं। अब बच्चों अगर आप देखो तो मशीन रनिंग कॉस्ट है और उसकी बेस बनानी है नंबर ऑफ मशीन आवर्स। फिर बच्चों जनरल फैसिलिटी ओवरहेड है, उनकी भी बेस बनानी है नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो आप एक बात याद रखा करें कि जब कोई ऐसे ओवरहेड्स हो जिनकी बेस सेम है, यानी सेम एक्टिविटी है, तो उनका अलग अलग ओएआर निकालने का मकसद नहीं होता, उनका फिर आप ओएआर इकट्ठा कैलकुलेट कर लिया करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। रनिंग कॉस्ट प्लस फैसिलिटी कॉस्ट, और उसके लिए करेंगे वर्किंग नंबर 4। यहाँ पे कहीं हम वर्किंग नंबर 4 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जरा स्क्रॉल कम करना पड़े। अच्छा अब हमें बेटा चाहिए मशीन आवर्स। तो ये हमें मशीन आवर्स पर यूनिट गिवन है, इनको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मशीन आवर्स आ जाएंगे। एक्स वाई और जी। एक्स के जो बच्चों यूनिट थे इधर देखिएगा सारे बच्चे, एक्स के हमारे पास है 20,000 यूनिट्स। वाई के हमारे पास है 16,000 यूनिट। और जी के हमारे पास है 22,000 यूनिट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर पर यूनिट के साथ। तो बेटा मशीन आवर पर यूनिट कितने हैं? 1.5, 1.25, 1.4। 1.5 आवर पर यूनिट, 1.25 आवर पर यूनिट, और फिर 1.40 आवर पर यूनिट। अब ये आपके पास आ जाएंगे बच्चों टोटल मशीन आवर्स। जरा बताइए एक्स के कितने मशीन आवर्स हैं? एक्स के आ जाएंगे 30,000 मशीन आवर्स।
इसके आ जाएंगे 20,000 मशीन आवर्स और इसके आ जाएंगे 30,800 मशीन आवर्स। तो टोटल बन जाएंगे 80,800 मशीन आवर्स। ऐसा ही है बच्चों। अब हम कैलकुलेट करेंगे OAR। तो बेटा OAR में अगर आप देखो तो खर्चा कितना बनता है, 4,20,000 और 3,61,400। तो 3,61,400 प्लस 4,20,000, इसको टोटल करके एक ही दफा डिवाइड कर दें 80,800 पर और ये आपका OAR आ जाएगा। जरा बताएं OAR कितना आता है। 9.68% या 7%? 9.67, ठीक है जी। पर मशीन आवर। अब आप कैलकुलेट करेंगे एक्स के ओवरहेड पर यूनिट, इसी तरह वाई के ओवरहेड पर यूनिट, इसी तरह जी के ओवरहेड पर यूनिट। अच्छा, अब एक्स के ओवरहेड पर यूनिट निकालने का तरीका 9.67 पर मशीन आवर और एक्स के जितने भी मशीन आवर पर यूनिट है वो है 1.5 आवर, उससे मल्टीप्लाई करें, एक्स का खर्चा आ जाएगा। बताइए कितना आता है, 14.51 पर यूनिट। इसी तरह 9.67 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.25 आवर, 12.09 आ जाएगा वाई का खर्चा। इसी तरह बच्चों 9.67 आवर्स पर आवर और जी का खर्चा है, जी के आवर्स हैं 1.40 आवर्स, 13.54 आ जाएगा जी के ओवरहेड पर यूनिट। अब ये आप खर्चे वहां पे लिख देंगे। तो शुरू करते हैं, इधर देखिएगा। वाई का था 12.09, जी का है 13.54 और एक्स का था 14.5। अब जब बेटा आप इन सबको टोटल करेंगे तो ये आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जरा बताइएगा कितनी आती है एक्स की, वाई की और जी की। एक्स की कॉस्ट पर यूनिट आ गई 79.65, वाई की आ गई 83.24 और जी की कितनी आ गई बच्चों, 72.21। ये बच्चों आप लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी और अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग कोई समझ आया कि नहीं आया सवाल। बेटा क्लियर हो गया। उमर आपने कोई सवाल पूछा था लेकिन वो ना उस वक्त गायब हो गया था चैट बॉक्स में, मतलब क्वेश्चंस के अंदर वो कहीं गायब हो गया था। आप प्लीज दोबारा से पूछ लो, मैं भी समझा देता हूँ आपको। अब आ जाते हैं इसके पार्ट सी पर। बच्चों कहते हैं डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन सेलिंग प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट which a change activity based costing would expected to bring out।
यानी आपने बताना है सेलिंग प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा और वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट होगा हर प्रोडक्ट का। तो शुरू करते हैं बेटा, इधर देखें, ऊपर जो कॉस्ट थी जी, ओ ए आर वाला सवाल आप मुझे बता दो कौन सा पॉइंट आप पूछ रहे हो ओ ए आर का। हमने तीन तरह के कॉस्ट के ओ ए आर निकाले हैं, सेटअप कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का या रनिंग कॉस्ट का। किसका ओ ए आर पूछ रहे हो उमर बेटे, आप बता दो, मैं उस पे उसकी वर्किंग पे चला जाता हूँ। ये वाला पूछ रहे हो उमर? अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, इधर देखिएगा उमर, मैंने आपको बताया था कि मशीन रनिंग कॉस्ट की भी एक्टिविटी मशीन आवर्स है और जनरल फैसिलिटी कॉस्ट की भी एक्टिविटी मशीन आवर्स है। जब दोनों की एक्टिविटी मशीन आवर्स है तो दोनों का अलग अलग ओएआर निकालने का कोई मकसद नहीं है। आप दोनों को ऐड करके एक ही साथ ओएआर निकाल लो। आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, लेकिन वो डुप्लीकेशन एक्टिविटी होगी। लेकिन आप दोनों को ऐड करके एक ही ओएआर निकाल लो। तो अलग अलग ओएआर तो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक्टिविटीज अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर दो टाइप ऑफ ओवरहेड्स की एक्टिविटी सेम है तो उनका तो फिर ओएआर भी सेम निकाला जा सकता है, यानी एक साथ निकाला जा सकता है। उमर, क्लियर हो गई ये वाली बात? चले, अब बेटा आप मुझे जरा इधर बताओ सारे बच्चे गौर से कि अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट पे इफेक्ट चेक करूं, अब मैं ये पार्ट सी करवाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब हम पार्ट सी करने लगे हैं। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इंपैक्ट हुआ है। बेटा एक्स की कॉस्ट पहले थी 79.25, अब हो गई है 79.65। कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। इसी तरह बच्चों y की कॉस्ट पहले थी 93.1, अब है 83.24, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई है? कम। और बेटा जी की सेलिंग प्राइस थी 65.4, अब है 72.21, इसका मतलब है ये कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ गई है। अच्छा बढ़ेगी तो अब आ जाए प्राइस पर। बेटा कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। प्राइस भी कम होगी और यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके प्राइस आती है ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो बेटा अगर आप पहला लाइन पढ़ो तो उसने आपको बताया हुआ था कि एक्स और वाई की जो डिमांड है वो इलास्टिक है, लेकिन जी की डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। इसका मतलब है कि जो जी की डिमांड है वो प्राइस के चेंज होने से अफेक्ट नहीं होती। इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा अगर यहाँ प्राइस बढ़ भी रही है तो जी की डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ा भी दी जाए तो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वाई की सेलिंग प्राइस कम हुई है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आप बेटा एक्स की बात करो तो जो एक्स की बेटा कॉस्ट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत छोटे मार्जिन से कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब है प्राइस भी बहुत छोटे मार्जिन से, यानी 0.4 का मतलब है कोई मेजर चेंज नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि कॉस्ट में भी चेंज नहीं आया, सेलिंग प्राइस में भी चेंज नहीं आया कोई मेजर। इसका मतलब है वॉल्यूम में भी कोई मेजर चेंज नहीं आएगा।
क्योंकि बेटा आपका जो चेंज आ रहा है वो 0.4 का है, तो 0.4 का चेंज कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं होता ना बेटे। अब आप मुझे बताएं ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है या नहीं। बच्चों पक्का समझ आ गई बात। मैं शानिब दोबारा बता देता हूँ। दो तरह की डिमांड होती है, एक इलास्टिक डिमांड होती है, एक इन इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड वो होती है जो प्राइस के चेंज होने से चेंज हो। इन इलास्टिक डिमांड वो होती है जो प्राइस के चेंज होने से चेंज नहीं होती। डन। जी की डिमांड इन इलास्टिक है, तो बेटा अगर जी की प्राइस बढ़ भी जाएगी तो उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज आ गया। अब बच्चों वाई की चूंकि प्राइस कम हो रही है, तो वाई की प्राइस कम हो रही है और वाई की डिमांड है इलास्टिक, तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है शानिफ। और जो जी है जो एक्स है, बेटा एक्स की तो बात ये कि प्राइस में और कॉस्ट में चेंज आ रहा है 0.4, तो 0.4 का चेंज तो बिल्कुल निग्लिजिबल है। इसका मतलब है कॉस्ट में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, प्रॉफिट में भी, सेलिंग प्राइस में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, तो डिमांड में भी कोई मेजर चेंज नहीं है। बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई सवाल है तो बता दें। अहमद मैंने रिपीट कर दिया दोबारा से, कोई मसला? अहमद आपने कहा था रिपीट कर दें, चले हो गया, ठीक है बेटा चैट बॉक्स में जरा जल्दी से रिप्लाई कर दिया करें। हाँ प्राइसिंग से रिलेटेड है, आप सही कह रहे हैं शानिद। चलें जी। अब बच्चों ये एक सवाल है गैजेट कंपनी के नाम से। नबील आपको समझ आ रही है? बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, गैजेट कंपनी के नाम से, बड़ा छोटा सा सवाल है, स्वीट सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लोगों के पास 2:40 हुए हैं, अगेन 15 मिनट है, 2:55 पे मैं आप लोगों के साथ ये सवाल डिस्कस करना शुरू करूंगा। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आप लोगों को ये भेज दिया था, ठीक है? तो आप लोग करना शुरू कीजिएगा। जी बच्चों, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड मैंने अभी आपको पढ़ाना है। एक पूरा हमारा चैप्टर है प्राइसिंग का। बस आप ये याद रखो, इलास्टिक का मतलब होता है कि डिमांड चेंज होती है प्राइस के चेंज होने से, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, डिमांड प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, इसे कहते हैं इलास्टिक। और इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो आप तैयब सही कह रहे हैं कि प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशन होता है इलास्टिक डिमांड में। चलें जी बेटा ये सवाल करना शुरू करें जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 15 मिनट है आप लोगों के पास।
चलें जी, शुरू करें बच्चों। बेटे शुरू करें सवाल। चलिए जी बच्चों, वो आपसे कहते हैं द गैजेट कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी, all are made from the same material. Until now, it used absorption costing to allocate overheads to its product. The company is considering using activity-based costing now. Information given है 3 प्रोडक्ट की ए बी सी, सेलिंग प्राइस, मटेरियल, मशीन आवर पर यूनिट, फिर प्रोडक्शन रन, परचेज ऑर्डर, डिलीवरीज। फिर बच्चों उसने आपको बता दिया द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर एट 1.2। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द होल वर्कफोर्स इज 14.8, और ये उसने आपको कॉस्ट बता दी है। अब आपसे क्या कहता है, सबसे पहले वो आपसे कहता है कि आप कैलकुलेट करके बताओ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एबीसी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर बेसिस। यानी आपने डायरेक्ट लेबर आर की बेस पर ओवरहेड क्या करवानी है, एब्जॉर्ब करवानी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले पार्ट ए यहाँ लिख देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। तो बेटा अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो देखिए उसने हमें क्वांटिटी बताई दी है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम कितने का आता है, 1.2 का। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर करके मुझे ए बी सी की कॉस्ट बताइए कितनी आती है, जल्दी से चैट बॉक्स में। टू पॉइंट फोर, 3.6 और 4.8। ये मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब आप लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है बेटा। उसने आवर्स बताए हुए हैं 0.1, 0.15, 0.2 और रेट बताया हुआ है 14.8। इससे मल्टीप्लाई करें और कॉस्ट बता दें आप मुझे। तो 1.48, 2.222, डबल टू सॉरी, और 2.96। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स की, और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी वर्किंग नंबर 1। इधर देखिएगा सारे बच्चे, वर्किंग नंबर 1 आप लोगों ने कैसे करनी है बेटे। इधर वर्किंग 1 करना, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे लेबर आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स। तो प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है और प्रोडक्ट सी भी है। अब आप देखिएगा जरा,
बेटा ए के आवर है 0.1, 0.15, 0.2, तो ये लगता है 0.1 आवर पर यूनिट, फिर 0.15 आवर पर यूनिट, और 0.2 आवर पर यूनिट। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो अगर आप देखें तो ये उसने आपको बताया है कि आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, ए के 15,000, बी के 12,000 और सी के 18,000। तो 15,000 यूनिट, 12,000 यूनिट और 18,000 यूनिट। बताइए क्या बनता है। ए के कितने आवर्स बनते हैं, 1500 घंटे, बी के 1200 घंटे और सी के, अच्छा बी के 1800 और सी के बताइए 3600 आवर्स। इन सारे आवर्स को मिला दें तो ये टोटल आवर्स आ जाएंगे। सिक्सटी 900। अच्छा अब आप कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। तो बेटा आप ओवरहेड देखें कितने ओवरहेड्स हैं, ये सारे ओवरहेड मिलाएं, बताएं कितने बनते हैं। वन नाइन फाइव टू सेवन जीरो डिवाइडेड बाय 6900 लेबर आवर्स। तो बेटा बताइए क्या बनता है। 28.30 पर लेबर आवर। ठीक है, अब आप लोगों ने बेटा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अब आप कैलकुलेट करेंगे ए के ओवरहेड पर यूनिट, बी के ओवरहेड पर यूनिट और सी के ओवरहेड पर यूनिट। तो बेटा ये है 28.30 पर लेबर आवर। अभी से आप मल्टीप्लाई करेंगे ए के आवर पर यूनिट के साथ 0.1 आवर के साथ, इसी तरह 28.30 पर आवर, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 आवर के साथ, और फिर 28.30 आवर्स, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 आवर्स के साथ। बताइए ए के ओवरहेड कितने आते हैं, बी के कितने आते हैं, सी के कितने आते हैं। बेटा आप साथ साथ लिख भी दिया करें आप किसका आंसर बता रहे हैं। बी का आ रहा है 4.245, ए का आ रहा है 2.83 और सी का आ रहा है 5.66। हाँ बस सही है, इसको 2.5 कर लेते हैं।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, जो देखिएगा ये आ जाएगा 2.83 टू 4.25 और 5.66, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। जरा बताइए कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? ए की 6.71, बी की 10.07, सी की 43.42। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में क्या कहता है? पार्ट बी में बच्चों वो आपसे कहता है कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी अब आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू क्या कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा सारे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, their direct material would remain same, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता ना बच्चों। their direct labor would remain same, अब बात आती है प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। तो उनका बेटा पहला कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड, मशीन सेटअप कॉस्ट। तो आपको कोई आइडिया है कि मशीन सेटअप कॉस्ट को किसकी बेस पे एब्जॉर्ब करवाना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। हम करवाएंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेस पे या नंबर ऑफ सेटअप्स की बेस पे? नहीं, हम आज बेटे सेटअप कॉस्ट है, ये सेटअप कॉस्ट है। तो सेटअप कॉस्ट इनकर होती है नंबर ऑफ सेटअप्स की बेस पर। तो नंबर ऑफ सेटअप्स या प्रोडक्शन रन की बेस पे हम एब्जॉर्ब करवाते हैं इस कॉस्ट को। तो ये बनेगा 16 प्लस 12 प्लस 8, टोटल कितने बन गए आप मुझे बताइए सेटअप? 36 बन गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब आप यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटअप कॉस्ट की, और हम परफॉर्म करेंगे वर्किंग नंबर 2। बड़ी सिंपल सी वर्किंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ रन। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है जी हमारे पास 16 प्लस 12 प्लस 8, और वो टोटल बन रहा था 36। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। तो बेटा खर्चा हमारा है 26,550 का, डिवाइडेड बाय 36 प्रोडक्शन रन। तो ये आ जाएगा ओ ए आर। कितना आता है बच्चों बताइए? $737.5 पर रन। अब आपको बच्चों ए के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए, बी के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए, और सी के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए। और मैंने ये कैलकुलेट करना आपको सिखाए थे। देखिए 737.5 पर रन है, जिसमें ए के रन है 16। ये ए का खर्चा आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे ए के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, जो कि है 15,000। तो ये ओवर ए का ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 737.5 ये एक रन का खर्चा है। टोटल बेटा बी के रन कितने हैं? 12, ये बी का खर्चा आ जाएगा।
इसे डिवाइड करेंगे बी के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, जो कि है 12,000। ये बी का खर्चा आ जाएगा। इसी तरह 737.5 पर रन। और बेटा हमारे कितने रन है? 8 प्रोडक्शन रन है सी के। ये सी का टोटल खर्चा आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 18,000 पर। ये आपके पास आ जाएगा। ए का खर्चा कितना आता है जी? 0.79। बी का बताइए। 0.74। और फिर 0.33। ठीक है बच्चों, अब हम ये यहाँ पे लिख देंगे 0.79, 0.74 और 0.33 पर यूनिट। अब इसके बाद बात आती है मशीन रनिंग कॉस्ट की। तो बेटा आप मुझे बताएं, मशीन रनिंग कॉस्ट के लिए क्या बेस बननी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। मशीन रनिंग के लिए बेस बननी चाहिए नंबर ऑफ मशीन आवर्स, यानी हमें मशीन आर की बेस पर ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाने हैं। तो शुरू करते हैं, इधर देखिएगा। वर्किंग नंबर 3। सबसे पहले तो हम मशीन आवर्स कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब बेटा इधर देखिएगा, ए के बनाने हैं 15,000 यूनिट, बी के 12,000, सी के 18,000। 15,000 यूनिट, फिर बी के बनेंगे 12,000 यूनिट और सी के बनेंगे 18,000 यूनिट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन आवर पर यूनिट के साथ। तो बेटा देखिए, उसने आपको मशीन आवर पर यूनिट बताए हुए 0.5, 0.6, 0.9। 0.5 आवर पर यूनिट, फिर 0.7 आवर पर यूनिट, फिर 0.9 आवर पर यूनिट। और ये आपके पास मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो ए के मशीन आवर्स आ गए बच्चों आपके पास 7500। बी के मशीन आवर्स आ गए 8400 और सी के मशीन आर आ गए 16,200। और जब टोटल करोगे तो आपके पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। कितने आए टोटल मशीन आवर्स? 32,100। अब इसकी बेस पे आप कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। आपकी मशीन रनिंग कॉस्ट कितनी थी? 66,400। तो 66,400 डिवाइडेड बाय 32,100 मशीन आवर्स। आप बताइए पर मशीन आवर खर्चा कितना बनता है? 2.07 पर मशीन आवर। अब बच्चों हमें ए के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए। तो 2.07 पर मशीन आवर और ए पे लगते हैं 0.5 मशीन आवर। ये ए के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। इसी तरह आपको बी के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए। तो 2.07 पर मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मशीन आवर, ये बी का खर्चा आ जाएगा। और इसी तरह सी के ओवरहेड पर यूनिट भी चाहिए। तो 2.07 पर मशीन आवर। और बच्चों हमारे जो सी के मशीन आवर्स है वो 0.9 आवर पर यूनिट है। ये सी का खर्चा आ जाएगा। तो ए का खर्चा कितना आया? 1.04। बी का खर्चा कितना आया? 1.45 और सी का खर्चा कितना आया? 1.86।
तो आप यहाँ लिख देंगे 1.04, 1.45 और 1.86। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। बेटा आप मुझे बताएं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के लिए हमें क्या बेस बनानी चाहिए। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का मतलब होता है बेटा चीजें खरीदना। प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेज करना। तो प्रोक्योरमेंट के लिए क्या बेस बनाएंगे बेटे, बताइए प्रोक्योरमेंट के लिए क्या बेस बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। तो वो गिवन है 24, 28 और 42। तो यहाँ वर्किंग नंबर 3 शुरू करते हैं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, तो 24, 28 और 42। 24, 28 और 42। तो टोटल हमारे पास परचेज ऑर्डर बन गए 95 ऑर्डर। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओ ए आर। ओवरहेड्स कितने हैं जी हमारे पास 48,000 डिवाइडेड बाय 94 ऑर्डर्स। पर ऑर्डर खर्चा कितना बनता है 510.64। एक ऑर्डर का खर्चा आ गया। अब बड़ा सिंपल है, आपको एक ही ओवरहेड पर यूनिट चाहिए। ये हमने पहले भी किया हुआ है, बड़ा सिंपल है कि आपने 510.64 पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है ए के नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो 24 आ गए। और इसे डिवाइड कर देंगे ए के नंबर ऑफ यूनिट से। ए के नंबर ऑफ यूनिट से 15,000, ये ए का ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। बताइए। इसी तरह 0.82। इसी तरह अब आप कैलकुलेट करेंगे बी के ओवरहेड पर यूनिट। बेटा वो खर्चा है 510.64 पर ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय 28। ये बी का खर्चा आ जाएगा। डिवाइड करेंगे बी के नंबर ऑफ यूनिट्स पर, बी का ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। ये आ जाएगा 1.19। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सी के ओवरहेड पर यूनिट। फाइव वन 0.64 पर ऑर्डर और उनके ऑर्डर हैं 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो है 18,000। वो भी कितना आएगा बच्चों 1.19। तो सिंपल है, इधर लिख दें 0.82, 1.19, 1.19। लास्ट टाइप ऑफ ओवरहेड है क्या, वो है डिलीवरी कॉस्ट। तो बेटा आप मुझे बताएं डिलीवरी का किससे ताल्लुक है, परचेज ऑर्डर से ताल्लुक है या नंबर ऑफ डिलीवरी से ताल्लुक है। डिलीवरीज का किससे ताल्लुक है। नंबर ऑफ डिलीवरी से ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक है। तो 48 प्लस 30 प्लस 62 कितना बनता है बच्चों। नंबर ऑफ
डिलीवरीज। तो वो है 48 प्लस 30 प्लस 62, ये आ गई 140 डिलीवरी। अब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे OAR। तो ओवरहेड कितने हैं? 54,322, 54,320 डिवाइडेड बाय 140 डिलीवरीज, क्या बना OAR? 388 पर डिलीवरी। अब आपको ए के ओवरहेड पर यूनिट चाहिए, तो 388 पर डिलीवरी और ए की डिलीवरीज है 48, ये ए का टोटल खर्चा आ गया डिवाइडेड बाय ए के यूनिट्स, तो ये ए के ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे 1.24, बी के ओवरहेड पर यूनिट 388 per delivery, and how many deliveries we have for B? 1.19 divided by number of units, that is 12,000, ये B की number of deliveries आ जाएंगी and it would be 0.97। इसी तरह C के ओवरहेड पर यूनिट निकालें, 388 पर डिलीवरी, उसकी डिलीवरीज है जी 62 और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, 1.336 आ जाएगा, 1.34 कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास। तो 1.24, 0.97 और 1.34, ये आपके पास आपकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट। बेटा अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने ये जो सवाल आपको करवाया है इसमें कोई मुश्किल, कोई एम्बिग्विटी, कोई परेशानी? आप मुझे बताएं, एक सवाल कल किया था, दो आज किए हैं, तीनों आइडेंटिकल नहीं है, एक ही जैसी ट्रीटमेंट नहीं होती है ना बच्चों? चलें, अब बच्चों आप लोगों का मैं आपको एक काम बता रहा हूँ कि एक सवाल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेजा हुआ है, उसका नाम है बेकले हिल के नाम से, वो आपकी होम असाइनमेंट है। प्लस मैं अभी आपको भेजने लगा हूं ओटीज एंड ओटी केसेस, तो आपने सारे ओटीज करके लेकर आने हैं एबीसी के, सारे ओटीज करके लेकर आने हैं एबीसी के। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अभी पीडीएफ में भेज देता हूँ, ठीक है बेटे? तो आप लोगों ने क्या क्या करके लेकर आना है? आप लोगों ने बेकले हिल का क्वेश्चन करके लेकर आना है और एबीसी के ओटीज करके लेकर आने हैं, क्योंकि मंडे को हम एबीसी वाइंड अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी? चलें, ओटीज यानी एमसीक्यूज, तलहा एमसीक्यूज, एमसीक्यूज को कहते हैं ओटीज। चलें, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, नाउ वी हैव क्लास ऑन मंडे, तो एक छुट्टी आप लोगों के लिए, एंजॉय कीजिए, खुदा हाफिज।